नमस्कार। इस वीडियो में आज रीतिकाल की विशेषताएं और रीतिकाल की न्यूनताएं विषय पर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, यह 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक लगभग 200 वर्षों तक का काल रहा। इस संबंध में परम श्रद्धेय गुरुवर डॉक्टर महेंद्र कुमार, जो कि रीतिकाल के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं, लिखते हैं कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों की को दृष्टि में रखकर की गई है। हिंदी भाषा साहित्य के उत्तर मध्यकाल में अनेक कवियों ने संस्कृत काव्यशास्त्र के नियमों की बंधी बंधाई परिपाटी पर अपने काव्य की रचना की। संस्कृत में रीति शब्द उस काव्यांग विशेष के लिए रूढ़ है जिसे काव्य की आत्मा के रूप में आचार्य वामन ने घोषित किया और एक पृथक संप्रदाय का प्रवर्तन किया। हिंदी के मध्ययुगीन कवियों में अनेकानेक कवियों ने काव्य रचना पद्धति को रीति और उसके पर्याय पंथ से ही अभिहित किया है। जैसे चिंतामणि कहते हैं, रीति सुभाषा कवित्त की बरनत बुध अनुसार। भूषण कहते हैं, सुकविन हूं की कछु कृपा समुझ कविन की पंथ। देव कहते हैं, अपनी अपनी रीति सिख्यो सुकविन सो। भिखारी दास का कहना है, काव्य की रीति सुख्यो सुकविन सो। इस प्रकार ये जितने भी आचार्य हैं जो कि काव्य रचना पद्धति को रीति या पंथ से जोड़ते हैं, उनके अनुसार, या हम कहें कि उनका अभिप्राय एक विशिष्ट रचना प्रणाली से है जिसे रीति कहा गया। हिंदी के आचार्यों ने भी रीति का यही अर्थ ग्रहण किया। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में इसके स्वरूप का विवेचन किया है और उनके अनुसार आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से ये कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अनुप प्रकार के अनुपयोगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि रीति शब्द संस्कृत के काव्य शास्त्रीय रीति काव्य रचना की प्रणाली है, लेकिन रीतिकाल के रीति शब्द का अर्थ प्रणाली के अनुसार काव्य रचना करना है। इसीलिए रीति काव्य का अर्थ हुआ ऐसा काव्य या ऐसी कविता जो अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायक नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रची गई हो। रीतिकाल अपने आप में कुछ ऐसी विशेषताएं लिए हुए है जिससे कि यह अन्य युगों से अलग ठहरता है। सबसे पहली बात तो यह है कि साहित्य निर्माण के साथ साथ रस, अलंकार आदि काव्यांगों पर भी इस युग में विवेचना हुई। रसों में विशेषकर श्रृंगार के आलंबनों और उद्दीपनों के बहुत ही सरस उदाहरण हमारे सामने इस युग के कवियों ने रखे। इस युग की कविता में लक्षण और उदाहरण देने वाली कविताएं बहुत अधिक लिखी गईं। स्वतंत्र रचनाएं कम हुई, यानी उस रीति या उस प्रणाली को जिसे कि लक्षण ग्रंथों के निर्माण की रीति या प्रणाली कहा गया, उसको लेकर अधिकांश कवि चले। वे लोग श्रृंगार को रसराज मानते हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में श्रृंगार को प्रधानता भी दी। यह स्वाभाविक था। इस काल में जहां एक और श्रृंगार रस की कविता बहुत बड़े पैमाने पर हुई,
लेकिन उसके साथ साथ वीर रस की भी बहुत अच्छी कविता हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीर रस के परिपाक में सबसे प्रसिद्ध कवि और सबसे महत्वपूर्ण कवि भूषण हैं, जिनकी कविता वीरता और उत्साह को लेकर चली है। इस काल में कवित्व और सवैयों की प्रधानता रही है। कवित्वों का संबंध विशेषकर वीर रस में रहा और सवैये श्रृंगार और करुण दोनों रसों में प्रयुक्त हुए। इस काल की कविता में कविवर बिहारी ने दोहों की संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित किया। रसांग और अलंकारादि के लक्षण भी प्रायः दोहों में ही लिखे जाते थे। कभी कभी उदाहरण भी दोहों में ही दे दिए जाते थे। इस प्रकार छंद की दृष्टि से यदि देखें तो रीतिकाल एक संपन्न काल रहा और छंदोबद्ध कविता ही इस काल में रची गई। इस काल की भाषा की यदि बात करें तो ब्रिज भाषा और अवधी का मिश्रण रहा। ज्यादातर कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। उनमें मुगल दरबारों के प्रभाव से फारसी शब्दों की संख्या का भी काफी प्रयोग हुआ। शब्दों की संख्या, फारसी शब्दों की संख्या बढ़ गई। भाषा में सुकुमारता का अधिक परिचय मिलता है और कवियों में कला के प्रति प्रेम बहुत अधिक दिखाई देता है और इसी बात को ध्यान में रखकर इसे कला काल भी कहा गया। इस काल में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष का प्राधान्य बहुत अधिक दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं एक विशिष्ट युग बनाती हैं रीतिकाल को, जिस काल में राजाओं के आश्रय में रहकर कवियों ने उनकी वासना की तुष्टि के लिए श्रृंगार को माध्यम बनाकर ऐसी रचनाएं की जो कि हिंदी साहित्य में अमर हो गई। लेकिन इसके साथ साथ रीतिकाल की कुछ न्यूनताएं भी हैं कि काव्यांगों के विवेचन के साथ शब्द की शक्ति पर यथोचित विवेचन नहीं हो पाया। पद्य में लिखने के कारण संस्कृत ग्रंथों का सूक्ष्म विवेचन नहीं हो सका। संस्कृत के आचार्य गद्य में टीकाएं भी लिखते थे जो इस युग में नहीं लिखी गई। रीतिकालीन ग्रंथों में बहुत अधिक गहराई न होने के कारण यह भी रहा कि वे विद्वानों और पंडितों के लिए नहीं बल्कि राजाओं और उनके दरबारियों के लिए लिखे गए और जिनका मूल उद्देश्य काव्य का विवेचन नहीं था, अपितु श्रृंगारिक कविता के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना था। यद्यपि रीतिकाल के कवियों ने संस्कृत के आचार्यों की भांति काव्य संबंधी सिद्धांतों का कोई विशद विवेचन नहीं किया, लेकिन रस उनमें से भी श्रृंगार के अंगों पांगों और अलंकारों के काव्यमय उदाहरण उपस्थित करने में ये संस्कृत के कवियों से भी कहीं बहुत आगे चले गए। प्रत्येक कवि ने अपने ही बनाए हुए उदाहरणों से काम लिया। कवि की अपेक्षा ये लोग आचार्य अधिक थे और हिंदी के आचार्य की अपेक्षा कवि अधिक थे। रीतिकाल में नाट्य शास्त्र के विवेचन का अभाव हमें दिखाई पड़ता है और ये उस समय के आचार्यत्व में कमी की बात कही जा सकती है। ये बात ठीक है कि हिंदी में नाटक के लक्षण ग्रंथ नहीं थे, किंतु नाट्य शास्त्र संबंधी संस्कृत ग्रंथों से ये कवि लाभ उठा सकते थे। इन लोगों के सामने अष्टछाप के कवियों के वात्सल्य रस के भी बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण उपस्थित थे। उनका लाभ भी उठाकर इन लोगों ने वात्सल्य का भी कोई स्वतंत्र विवेचन नहीं किया। विषयों की दृष्टि से देखें तो विषय संकोच सा इस युग में दिखाई पड़ता है। केवल
कवि परंपरा रूपी गाड़ी की लीक पर चलने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। कवियों को व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाने की गुंजाइश कम रह गई थी। जो कुछ कविता करते थे वह स्वतंत्रता पूर्वक अपने हृदय की उमंग से नहीं, अपितु कवि कर्तव्य के कठोर बंधन में बंधकर एक प्रकार की परंपरा पूर्ति के लिए, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने के लिए ये कविता करते थे। कुछ स्वच्छंद उड़ान भरने वाले कवि हुए, घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि। इन कवियों ने रीति के बंधनों की चिंता नहीं की। और एक अंतिम बात और, कि ये जीवन की अनेक रूपता को अपने काव्य में नहीं ला पाए। तथापि इन्होंने श्रृंगार रूप के संकुचित क्षेत्र में पारिवारिक जीवन को बांधकर उसमें सौंदर्य दर्शन की कोशिश तो की, और ये जीवन के उस अंग को पर्याप्त रूप में प्रकाश में ले आए, लेकिन जीवन के अनेक रूपों को अपनी कविता का विषय बनाने में ये सक्षम नहीं हो पाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कविता में जहां एक और कुछ विशेषताएं हैं, वहीं कुछ न्यूनताएं भी हैं। लेकिन कुछ भी हो, इस युग के रचनाकारों ने, इस युग के कवियों ने हिंदी साहित्य में अपना एक अलग युग स्थापित किया और लक्षण ग्रंथ लिखे और साथ साथ उनके उदाहरण भी प्रस्तुत करे। कवि और आचार्य दोनों रूपों में इन कवियों की प्रसिद्धि हिंदी साहित्य में अक्षुण्ण है। धन्यवाद।